यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। नई एजुकेशन पॉलिसी में भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम और लिया है और उस कदम में 100 से ऊपर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भारत में बनाने की अनुमति के लिए उन्होंने कहा है कि हम 100 से ऊपर यूनिवर्सिटियों को, जो भारत में अपनी यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे पास 600 साढ़े 600 यूनिवर्सिटियां कुछ ऐसे करके हैं, उन यूनिवर्सिटियों के अलावा 100 से ऊपर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी हम भारत में स्थान देंगे। ये मुझे लगता है एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। अगर भारत का एनवायरनमेंट चेंज करना है, हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जो भारत में जो भी हम पढ़ाई हमने की, पढ़ाई करने के बाद जो बहुत ऊपर स्कोर के बच्चे हैं, जिन बच्चों को जानकारी हो जाती कि वहाँ से एक और डिप्लोमा ले सकते हैं, वहाँ से एक डिग्री ले सकते हैं, तो वो नेशनल स्कूल ऑफ लंदन जाता था, कभी नेशनल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाता था, कभी क्वींस मैरी जाता था, कभी वो न्यूयॉर्क जाता था, तो कभी ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी जाता था। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में वो यहाँ से पढ़ने, और भारत की बड़ी संख्या विदेशों में पढ़ने जाती है। यहाँ तक कि काउंट किया गया है कि एक कंट्री में 5-5, 7-7 लाख लोग पढ़ने जाते हैं। इतना बड़ा भारत देश है, तो लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जो भारत की करेंसी को, भारत की फॉरेन करेंसी को वहाँ इन्वेस्ट करके आते हैं और वहाँ से लौटकर भारत में आते हैं, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट सीख कर भारत में रोब झाड़ते हैं, और वहाँ की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स के आधार पर पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। भारत में आकर भारत की रिक्वायरमेंट के अलावा वो वहाँ की चीज़ों को यहाँ थोपने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से सब बंटाढार हो जाता है। भारत सरकार ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भारत में स्थान देकर एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी है कि देखिए, आप भारत में ही रहिए, भारत में पढ़िए, भारत में ही सेटल होइए। क्योंकि क्या होता था कि विदेशों में पढ़ने जा रहा तो उसमें से मोर देन 50% तो वहीं सेटल्ड हो जाता था। अभी क्या है कि जब भारत में आपको फॉरेन एजुकेशन ही लेनी है तो भारत की स्किल्स के आधार पर, भारत की रिक्वायरमेंट के आधार पर, भारत के अपने एटमॉस्फेयर के आधार पर आपको वहाँ एजुकेशन मिलने वाली है। खास बात इस यूनिवर्सिटीज़ की ये रहेगी कि सिलेबस भारत सरकार तय करेगी, करिकुलम भारत सरकार तय करेगी, ऑटोनॉमी रहेगी। जैसे हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटियों को ऑटोनॉमी रहती है, केवल गवर्निंग बॉडी उनकी होगी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उनका होगा। बाकी एजुकेशनल सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ अप्लाई करवाएं, हमारे सिलेबस के आधार पर, हमारी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर हमारे बच्चे को तैयार करें। तो 2-3 उसमें लाभ अच्छे होने वाले हैं। पहला लाभ तो ये अच्छा होने वाला है कि हमें जो विदेशों में जाने की बड़ी चाहत रहती है, और हमारे पास नो डाउट इकोनॉमी नहीं होती, हमारे पास धन नहीं होता, जिसकी वजह से हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो एक कुंठा रहती है लाइफ टाइम कि भाई विदेशों में मैं नहीं पढ़ पाया, मैं अगर वहाँ चला जाता तो ये मेरे साथ का पढ़ा हुआ बच्चा है, और ये जब तक मेरे साथ पढ़ा तब तक मेरे बहुत पीछे था, लेकिन ये विदेश से डिग्री लेकर आया तो मेरे से बहुत आगे निकल गया। एक तो ये कुंठा हमारी समाप्त होने वाली है, क्योंकि हमारे देश में ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर ये यूनिवर्सिटियां भारत में ही काम करेंगी तो भारतीय बैंकों को फाइनेंस करने में भी कोई समस्या नहीं होगी, आपको एजुकेशन लोन देने में कोई समस्या नहीं होगी, स्टेटों को लोन रिकॉग्नाइज करवाने में कोई समस्या नहीं होगी। एक तो बड़ा आसान ये है। दूसरा अच्छा काम इसमें ये होगा कि आपको विदेश की हवा नहीं लगेगी। जो हमारे बच्चे को वहाँ अमेरिका में जाकर वहाँ पढ़ने के लिए हमने भेजा, और वहाँ की हवा लग गई और वहीं का होकर रह गया, माँ बाप को भी छोड़ गया, देश ने उसके ऊपर खर्च किया, और देश ने इतना भारी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, उसको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाया था, जो भारत सरकार की सब्सिडी से पढ़ रहा था, टैक्स पेयर्स के, मिडिल क्लास के टैक्स से उसकी एजुकेशन हम पूरी करवा रहे थे, और बाद में वो देश छोड़कर चला गया, और जिस देश में गया वहाँ एक फाइनल डिग्री लेकर वहाँ की देश को सेवाएं देने लगा। ये इससे मुझे लगता है कि निजात हमको बहुत हद तक मिलेगा। हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है वो भी भारत में ही रुकेगी। हमारे पास जो हमारा जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो मैन पावर है या हमारा जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो आउटसोर्स हो जाता है, तो इंटेलेक्चुअल आउटसोर्स हमारा बच जाएगा, देश के विषय में सोचेगा, थोड़ा सोचे, अच्छा सोचे, सेल्फिश होकर ही सोचेगा, लेकिन सोचेगा तो देश के लिए। तो ये एक अच्छा कदम उसमें है। दूसरा, फॉरेन यूनिवर्सिटियाँ अपना कल्चर लेकर आएंगी वहाँ से, इस पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ से कल्चर लेकर आएंगी। कल्चर से मतलब है कि वहाँ का जो रिलीजियस कल्चर या जो वहाँ का वो नहीं, एजुकेशनल कल्चर लेकर आएंगी। वहाँ के एजुकेशनल कल्चर के ही हम कायल थे। वहाँ का एजुकेशनल कल्चर जब लेकर आएंगी, 100 यूनिवर्सिटियाँ अगर भारत में आती हैं और भारत की यूनिवर्सिटियों को उनसे कंपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को बाकी यूनिवर्सिटियाँ भारत की हैं उनको उसी लेवल पर मेंटेन करना पड़ेगा, अगर उनको सर्वाइव करना है तो।
तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटियाँ अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगी, एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड का बढ़ेगा, एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, कॉलेज का लेवल बढ़ेगा, हमारी जो समझ है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग हम पावर है उसका लेवल बढ़ेगा। ये सब जब एक एटमॉस्फेयर देश में बनता है तो मुझे लगता है कि फिर जिन देशों में एटमॉस्फेयर बन जाता है वहाँ पर ऑटोमेटिकली शिक्षा अपग्रेडेड हो जाती है। और मुझे लगता है कि अगर हम अगले 10-12 साल में इस प्रकार ये जो एटमॉस्फेयर है तैयार कर सके तो आप जो विदेशों से आप परचेज करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, चाहे आप प्लेन इंपोर्ट करते हो, चाहे आप फाइटर जेट इंपोर्ट करते हो, चाहे वो डिफेंस के इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हो, या जो भी आप इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट पर मेरी जो निर्भरता है वो ख़त्म होने लगेगी, क्योंकि हमारे पास वो स्किल्ड लेबर तैयार होने लगेगी, हमारे पास वो उस लेवल की एजुकेशन होने लगेगी कि हम यहाँ पर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। थोड़े थोड़े काम सब लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि हम उसमें कर सकते हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मामले में हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़ा परफेक्ट होता है, लेकिन वो विदेशों में जैसे ही हायर डिग्री के लिए जाता है, डिप्लोमा डिग्री कोर्स करने के लिए जाता है, फिर वो वहाँ का वहीं रुक कर रह जाता है और वो माइक्रोसॉफ्ट भी चलाता है, वो गूगल भी चलाता है, लेकिन भारत के लिए कुछ नहीं करता है। वो वहाँ कमा कर देता है और भारत से, चूंकि भारत की वो मार्केट जानता है, इसलिए भारत की मार्केट को वहाँ बैठकर एक्सप्लोर करता है। अगर यहाँ का बच्चा यहाँ रहेगा तो भारत की मार्केट को भारत के प्रोडक्ट के रूप में, भारत के लोगों के लिए यहाँ पर वो उसको एक्सप्लोर करेगा। तो चाहे वो चिंदी चोर हो और चाहे वो अय्याश हो, जैसा भी रहेगा पैसा खर्च तो भारत में ही करेगा ना, अंदर ही करेगा ना, विदेश में तो हमारी करेंसी नहीं जाने वाली। इस तरह हम ये एजुकेशन में, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज एजुकेशन एक इंडस्ट्री की तरह चलाती हैं, हम भी एजुकेशन को एक इंडस्ट्री की तरह चला सकते हैं। और फॉरेन स्टूडेंट जो हमारे पास आए उसको हम, जैसे आप टारगेट कर सकते हैं ईस्ट एशिया को, आप टारगेट कर सकते हैं मिडिल ईस्ट को, आप टारगेट कर सकते हैं अफ्रीका को। यहाँ के बच्चे भारत में पढ़ने आ सकते हैं और आते ही हैं। अफ्रीका तो बड़ी संख्या में बच्चा पढ़ने के लिए यहाँ पर आता है, ईस्ट एशिया से भी अच्छी संख्या में बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है, लेकिन हम ये यूनिवर्सल पॉलिसी टाइप की हमारे पास नहीं है। ये फॉरेन, और हमारे पास जो ये बच्चा आता है वो आ पाता है जो 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 इन्फीरियर क्लास का होता है। इन्फीरियर क्लास से मतलब है उसके पास उतना धन नहीं था, उसके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो पहला ऑप्शन उसने यूएस या यूरोप चुना था और दूसरे ऑप्शन के रूप में उसने इंडिया चुना था, और इसके बाद वो अपना कॉलेज, अपना स्टेट चुना था, अपना कंट्री चुना था। तो मुझे लगता है अगर इस तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ 10-12-15 साल में आगे बन गया तो 2-3 समस्याओं से निजात हम पाने वाले हैं। एक समस्या से निजात पाने वाले हैं कि जो माओवादी और जो वामपंथियों ने अपना नेक्सस यहाँ पर फैला रखा है, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो अपने आप को डेवलप करें। और ये जो हमारे यहाँ कॉलेज सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, यूनिवर्सिटियाँ चली रही हैं, क्योंकि बच्चा तो है ही यहाँ पर भरमार है, हमारे पास तो वैकेंसी ही नहीं होती, हमारे पास तो सीट ही नहीं होती। हमारे पास सीट नहीं होती तो जैसे हम चाहेंगे वैसे हम पढ़ाते हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे हम कॉलेज चलाते हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे यूनिवर्सिटी चलाते हैं। तो ये जो जैसे हम चाहते हैं वैसे यूनिवर्सिटी चलाते हैं, जैसे जो चाहते हैं वैसे करते हैं। जब कंपैरेटिवली बगल में अच्छी शॉप खुली होगी, जब कंपैरेटिवली बगल में एक अच्छी एजुकेशन मिल रही होगी, दोनों बच्चों के बीच में कंपेयर करेगा तो माँ बाप भी प्रेशर बनाएंगे। और इन यूनिवर्सिटियों के ऊपर जब जिनके ऊपर दबाव ज़्यादा है, और दबाव ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते, दबाव ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते, और ये कमाई में ज़्यादा लगे रहते हैं कि कैसे कमाई हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ये सभी बातों पर एक नए सिरे से बहस शुरू हो जाएगी और हमारे देश में एक नए सिरे से काम शुरू हो जाएगा। भारत सरकार ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मामले में एक बड़ी संख्या, बड़ी सीट्स भी निकालने का फैसला किया है कि हम इसमें सीट्स बढ़ाएंगे। और बड़ी, अभी तक क्या होता है कि लगभग 90 लाख जहां पर डिग्रियां होती थी वहां पर हम उसको 3 करोड़ लेकर जाने वाले हैं कि हम 3 करोड़ डिग्रियां देंगे। ये 3 करोड़ डिग्रियां फॉरेन यूनिवर्सिटी मिलाकर और हमारे यहाँ की जैसे भी बनेगी, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन भी भारत सरकार शामिल करने वाली है। और ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब हो गया कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, इररिलेवेंट टाइप हो जाएगा भविष्य में। आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया, ये इररिलेवेंट हो जाएगा, इनकी रैंकिंग 1 2 3 4 इररिलेवेंट हो जाएगा। आप टॉप के IITian से पढ़िए ऑनलाइन। और उन्होंने कहा है कि हम जो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन रिकॉर्ड करवाएंगे, ये 10 भाषाओं में, भारत में 10 भाषाएं हैं जिनसे पूरा भारत कवर हो जाता है, 10 भाषाओं में इनका ट्रांसलेशन करवाएंगे, 10 भाषाओं में उसकी डबिंग करवाएंगे और डबिंग करवाकर उसको पब्लिश करेंगे, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और ये कौन सा पढ़ा रहे हैं। सिलेबस सरकार तय करेगी,
और आपको क्वालिटी भी घर बैठे मिलेगी, तो आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। जो हम कॉलेज में एडमिशन में बहुत समय लगा देते हैं, पैसा अरेंज करने में बहुत समय लगा देते हैं, दौड़ भाग में बहुत समय लगा देते हैं और बहुत कुछ क्या क्या नहीं करते बच्चों की पढ़ाई के लिए। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ में जितने अपने लिए नहीं करता, उससे बहुत ज़्यादा वो बच्चों की एजुकेशन के लिए करता है। वो स्वयं के लिए तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो बच्चों की एजुकेशन में ही अपना जीवन पूरा बिता देता। बच्चे एजुकेट हो जाएं और उनका भविष्य बन जाए। भले ही बाद में बच्चे, जब हमने भविष्य बनाया तो वो यूएस में सेटल हो गए और यूरोप में सेटल हो गए, तो कुछ दिन तो माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा यूएस में रहता है, कहने के लिए स्टेटस सिंबल बन जाता है। लेकिन जब एज आती है और जिस समय बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय बच्चे वो हमारे साथ नहीं होते हैं। और जिस समय वो अनुभव प्राप्त कर लेते हैं और बच्चों और गार्जियंस के बीच में एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है कि वो और तेज़ी से ग्रो करे, उस समय वो इतना दूर होता है बच्चा कि उसको हमारा जो अनुभव है उसका लाभ नहीं मिल पाता, और वो जो नया कर रहा है उसका भी हमको अपडेट नहीं हो पाता। नतीजा निकलता है कि हम लंगड़ी चाल से चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कुटुंब प्रबोधन में भी ये मदद करने वाला है। ये जो भारत सरकार की नई पॉलिसी है, ये एजुकेशन में भी मदद करने वाली है, ये भारत के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और भारत में एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट बने, और ये जो शाहीन बाग जैसे और जामिया मिलिया जैसे यूनिवर्सिटियां जो डेवलप हो रही हैं, इनको अपास्त कर दिया जाए। ये एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट भारत सरकार ने किया है, जो मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत आवश्यक था और लंबे समय से रिक्वायर्ड था। हालांकि वाजपेयी गवर्नमेंट ने उस समय कहा था, जिस समय मुरली मनोहर जोशी जी एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि हम स्किल डेवलपमेंट पर बहुत काम करेंगे और हम आयुर्वेद पर काम करेंगे, हम देशी चीज़ों को। लेकिन 2004 में सरकार चली गई, उसके बाद हम बहुत पिछड़ गए। 2014 में सरकार बैठी थी, 2014 की जब ये चुनाव में जा रहे थे, तब इनके मैनिफेस्टो में था कि हम नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे। लोगों का गुस्सा था, अभी 4 दिन पहले तक लोगों का गुस्सा था। मेरे यूट्यूब के नीचे कमेंट पर लोग लिख रहे थे कि ये जो एचआरडी मिनिस्टर है ये बेकार है और ये कुछ नहीं कर रहा और ये सबसे वाहियात लोग हैं और ये पता नहीं क्या क्या। लेकिन सरकार पॉलिसी लेकर आई है, सरकार ने लंबे समय तक उस पर काम किया है, लेकिन लंबे समय तक काम करने के बाद वो जो लाए हैं वो बहुत सॉलिड लाए हैं और वर्ल्ड क्लास की एजुकेशनल पॉलिसी है ये। मुझे लगता है कि हमारे देश को बढ़ाने के लिए ये बड़ी उत्तम होगी। इसको अगर आप कहें कि ये इनर स्ट्राइक है एजुकेशन पर, तो कुछ गलत नहीं होगा। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।